अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। तो इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस को समझने से पहले सबसे पहले हमें देखना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, प्रोग्राम है क्या। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को डिस्कस करें तो ये पहला हमारे पास जो जहन में ख्याल आता है, प्रोग्राम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन देना किसी को किसी भी काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने चाय बनानी है तो उसके लिए हमारे पास एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कि सबसे पहले हम पानी को बॉयल करेंगे, फिर उसके अंदर पत्ती डालेंगे, फिर उसके अंदर चीनी डालेंगे, फिर दूध डालेंगे और फिर उसे बॉयल करेंगे। तो ये इंस्ट्रक्शंस है और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है स्टेप बाय स्टेप के फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है। इसी तरह जब हमने किसी मशीन से या कंप्यूटर से अपना काम करवाना होता है तो उसको भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो इंस्ट्रक्शन अब हमारी लैंग्वेज में तो उसे समझ नहीं आएंगी। हमारी लैंग्वेज होती है जैसे कि उर्दू है या हिंदी है या इंग्लिश है या जो भी है, तो वो हमें समझ आएगी, मशीन को नहीं आएगी। उसको इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमने उसकी लैंग्वेज को यूज़ करना है। तो बेसिकली हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास दो आती हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है ना वो कंप्यूटर को समझ आती है लेकिन वो ह्यूमंस को समझ नहीं आती। उनमें दो होती हैं, एक मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज तो वो होती है जो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर को बस दो चीज़ें समझ में आती हैं, ज़ीरो और वन। कि अगर ज़ीरो है तो नो आउटपुट या करंट पास नहीं हो रहा, और वन है तो करंट पास हो रहा है, यहाँ आउटपुट इनपुट वन है। तो मतलब कि अब देखें, अगर मशीन लैंग्वेज में हमें कोड करना पड़ जाए तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमें अपनी सारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा ज़ीरो और वन में। फॉर एग्जांपल हमने दो नंबर्स को प्लस करना है, 3 और 5, तो हमने पहले 3 को ज़ीरो और वन में करना है, फिर 5 को ज़ीरोज़ और वन में करना है, और फिर इनको प्लस करना है। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो दूसरी आती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर को समझ आती है, लेकिन ये भी इंसानों के लिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि ये काफ़ी लंबी होती है। इसको भी हम पहले लिखते हैं एक इंग्लिश में या कुछ भी, फिर वो ट्रांसलेट करता है इसको ज़ीरोज़ और वन में, और फिर ये कंप्यूटर के पास जाता है। तो ये दोनों ही हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो अब हम देखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की हम बात करें तो इसमें आ जाती है सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि ये जो लैंग्वेज है, ये जो हम यूज़ करते हैं, जिसकी हम आज बात भी करने जा रहे हैं कि हमने सी प्लस प्लस को डिस्कस करना है हमारे लेक्चर्स में। तो ये जो लैंग्वेज है ये तो ह्यूमंस के लिए ईजी होती हैं, कि इनको अंडरस्टैंड करना ईजी होता है उनके लिए। तो ये लैंग्वेज अब मशीन के पास कैसे जाएंगी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंपाइलर और ट्रांसलेटर। कि हम जब इन लैंग्वेजेस में कोड कर देते हैं, अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं, अपनी इंस्ट्रक्शंस लिख लेते हैं जो हमने परफॉर्म करवाना है, तो वो जो कंपाइलर या ट्रांसलेटर होता है वो इसको कंपाइल करता है और ट्रांसलेट करता है और सेंड कर देता है किसको, मशीन को। तो मशीन इसको अंडरस्टैंड करने के बाद हमें आउटपुट दे देती है। तो इसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो डेव सी प्लस प्लस है, कंपाइलर और विजुअल स्टूडियो और भी होते हैं। तो अगर आपको जो भी डाउनलोड करना है आप गूगल पे जाके लिखेंगे डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड, तो डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करें, उसके बाद उसकी इंस्टॉल करने का सेटअप आएंगे तो इंस्टॉल सी प्लस प्लस को डाउनलोड करने के लिए हम गूगल पे जाके लिखेंगे डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड। तो हमारे पास जो पहला लिंक आएगा हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी वेबसाइट ओपन होगी है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन बटन है, उस पर ऊपर क्लिक करेंगे डाउनलोड के ऑप्शन पे। वो हमारे पास 3 सेकंड लेगा डाउनलोडिंग स्टार्ट करने में, और अभी हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट होने जा रही है। तो हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो हमारे पास थोड़ी देर के बाद .exe फाइल हमें नज़र आएगी नीचे अपने लैपटॉप में, जहाँ पे एरो येलो क्लिक जा रहा है वहाँ पे। तो हम उस फाइल के ऊपर जब क्लिक करेंगे उसके बाद हम अपने होम स्क्रीन पे आएंगे, या वैसे भी अगर आप नहीं आते तब भी हमारे पास अपलोडिंग का शो होगा कि अपलोड हो रहा है आपकी इंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम इंग्लिश, वो हमसे मांगेगी कि आप कौन सी लैंग्वेज सेट करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें इंग्लिश लैंग्वेज सेट होती है, तो आपने इंग्लिश के ऊपर ही क्लिक कर देना है। उसके बाद वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उसके ऊपर आपने एग्री कर देना है, क्योंकि उनकी जो सेटिंग होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी होती है कि अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर भी नेक्स्ट करते हैं, एग्री करते हैं, तो वो आपके पास अच्छी सेटिंग होती है, आपका चलता है। तो हमें उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि उन सेटिंग में क्या है, लेकिन आपको वो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो वो सेटिंग दे रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो अच्छी होती हैं, आप उन पर नेक्स्ट करते जाएँ और आप उनके एग्री करते जाएँ। अगर आप चेंज करना चाहें तो इट्स अपॉन यू, लेकिन वो सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी होती हैं, तो
मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप ओके पे क्लिक करते जाएं और उसको इंस्टॉल कर लें जिस तरह होता है। फिर उसके बाद इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। जब आप इंस्टॉल के ऑप्शन पे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी एक्सटेंशन है, जो भी उसका प्रोसेस है वो सारा आपके पास हो जाएगा। उसके बाद आपके पास फिनिश का ऑप्शन आता है, आप उस फिनिश पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि हमारा डेव C++ साइट पे नज़र आ रहा है। जैसे कि आपने देखा कि हमारा डेव C++ डाउनलोड हो गया था, हमने उसको इंस्टॉल भी कर लिया था। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक न्यू फाइल ओपन कर लेंगे उस कंपाइलर के अंदर, और सबसे पहली जो चीज़ हम लिखेंगे #include iostream। अब ये क्या है, ये हमारे पास लाइब्रेरी है। जब भी हमने C++ का प्रोग्राम करना है, हमने सबसे पहले इस लाइब्रेरी को ज़रूर ऐड करना है। ये इनपुट इंक्लूड IN इनपुट के लिए और IO आउटपुट, यानी कि इनपुट और आउटपुट लेने के लिए हमारे पास ये लाइब्रेरी यूज़ होती है। हमने C++ में इस लाइब्रेरी के बगैर काम नहीं कर सकते। हमने पहले इस लाइब्रेरी को ऐड करना है, तभी हम काम कर सकते हैं। उसके बाद हमने नीचे आकर लिखना है यूजिंग नेम स्पेस std। ये हमारे लिए स्पेस क्रिएट करता है। नेम स्पेस हमें स्पेस देता है। ये कैसे, जब हम, और तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम ये डबल स्लैश लगाते हैं तो इससे आगे हम जो कुछ भी लिखते हैं, इसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। इससे आगे जो कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैं लिखा फॉर क्रिएटिंग स्पेस, तो अब ये जो वैल्यू लिखी है मैंने आगे, ये जो पूरी लाइन लिखी है, कोई भी इंग्लिश या कोई भी चीज़, तो ये अब हमारे प्रोग्राम, हमारे कोड का हिस्सा नहीं है। ये एक्स्ट्रा एक चीज़ है, ये हमारे कोड का हिस्सा नहीं है। अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो ये एरर नहीं देगा, लेकिन अगर हम इसे रिमूव कर देंगे तो ये एरर देगा। तो इसलिए हम इससे कहते हैं हम कमेंट करना। तो कमेंट हम किस लिए करते हैं कि जब हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए लिखते हैं, जबकि कोड में हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो उस चीज़ को हम कमेंट कर देते हैं। तो आपको पता चल गया कि हम लाइब्रेरी क्यों ऐड करते हैं और ये क्यों हम लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सी आउट जो होता है, उसके लिए हम जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जब भी हमने सी आउट करवाना है उसके लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं वो लिखते हैं सी आउट, जैसे कि लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। और इसके आगे ये वाला ऑपरेटर ये यूज़ होता है। तो ये हमारे पास, जब ये कमांड हम यूज़ करते हैं तो हमें कंसोल के ऊपर किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए, कंसोल के ऊपर शो करवाने के लिए हम जो कमांड यूज़ करते हैं उसे कहते हैं सी आउट कमांड। और इसी तरह जो सी इन कमांड है वो हमारे पास सी इन लिख के इस तरह ये ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम कोई भी इनपुट यूज़र से लेनी हो रन टाइम पे या खुद एंटर करनी हो तो हम इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास आता है मेन फंक्शन, इन मेन। अब ये जो मेन फंक्शन है ये भी हमारे पास ज़रूरी होता है C++ लैंग्वेज में। जब भी हम कोड करते हैं, वो चाहे जितना भी बड़ा से बड़ा कोड हो या चाहे जितना भी छोटा से छोटा कोड हो, हमें इंट मेन फंक्शन की ज़रूर पड़ती है। इंट क्या है, इसकी डाटा टाइप है, और मेन क्या है, फंक्शन का नेम है। जब भी हम C++ का कोड करते हैं तो हमें मेन कोड की एंट्री के लिए इस फंक्शन को यूज़ करना पड़ता है। तो आगे आप देखेंगे कि जब भी हमारे किसी फंक्शन के साथ उसकी डाटा टाइप यूज़ हो रही है तो वो कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम हमेशा मेन फंक्शन से रिटर्न करवाएंगे 0। अब देखते हैं कि हमारी जो कमांड है सी आउट और सी इन कमांड ये कैसे यूज़ होती हैं। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बोला है कि हमें कंसोल पे कोई भी चीज़ को प्रिंट करवाने के लिए हम सी आउट लिखते हैं और आगे ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग, जब हम डबल कोटेशन लगाते हैं किसी भी चीज़ के, उसके अंदर हम जो भी लिखें, फॉर एग्जांपल मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो ये हमारी कंसोल पे एज इट इज़ प्रिंट होगा। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप पैराग्राफ लिखें, इस दो कोटेशंस लगा के आप कुछ भी लिखें, वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। तो मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसे रन करके आपको दिखाती हूँ। एग्जीक्यूट के ऑप्शन पे हम कंपाइल एंड रन पे करेंगे, और ये हमारे पास वो कह रहे हैं इस फाइल को सेव कर लें, तो मैंने फाइल को सेव कर लिया। तो ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, मिल गया एज इट इज़। इसी तरह अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे नंबर डिक्लेयर किया है, इंटीजर नम। अब ये इंटीजर क्या है, ये डाटा टाइप है, और नम क्या है, एक वेरिएबल है।
तो इसको हम ऐसे साथ ही वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। अब क्या ये जो 10 है, कंप्यूटर को नहीं पता ये 10 क्या है। मैं एक इंटीजर टाइप, क्योंकि ये एक इंटीजर है, 10 क्या है, एक इंट, तो मैं लिखूंगी इंट के मुझे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए मेमोरी के अंदर। किसके लिए? इस 10 की वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। तो मेरी 10 की वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर चली जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, मैं कर दूंगी सी आउट। अब मैं यहाँ पे सी आउट 10 नहीं, जब मैंने यहाँ पे सी आउट नम कर दिया तो इसका मतलब है कि मैंने जो इंटीजर डाटा टाइप, इस चीज़ को हम कहते हैं डाटा टाइप। हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या उसे इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पे हमने उसे इनिशियलाइज किया। अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम सिर्फ लिखते हैं इंट नम, ये होती है डिक्लेरेशन। तो इसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन। जब हम उसे वैल्यू नहीं देते, सिर्फ उसका नेम लिखते हैं कि हमारे पास इंटीजर नम यानी कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, उसका नाम है नम। तो वो डिक्लेयर जब हम करते हैं तो हम उसे कहते हैं डिक्लेरेशन। और जब हम उसे साथ ही वैल्यू भी दे देते हैं एक ही चीज़ के अंदर, तो हम इसे कहते हैं इनिशियलाइज करना, कि हमने वैल्यू भी उसे दे दी है एक ही स्टेप में। तो इसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन या इनिशियलाइज करना। उसके बाद ये हमारे पास हो गया इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन। अब हम ये सी आउट नम करेंगे तो देखिएगा हमारे पास वो नंबर प्रिंट होगा जो कि हमने उस वेरिएबल के अंदर, ये देखिए अब वो कह रहे हैं कि डिक्लेरेशन ऊपर हो गया, तो आप इनिशियलाइजेशन ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपको डिक्लेरेशन के बाद इनिशियलाइजेशन करनी है तो आपको फिर दोबारा उसकी डाटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही बार ऊपर डाटा टाइप लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे। अदरवाइज़ आप अगर ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें, वरना आप क्या कर सकते हैं कि आप इन दोनों को ऊपर वाले को कमेंट करें और यहाँ पे लिख दें इंट नम 10। तो अब एग्जीक्यूट करेंगे हम। ये देखें अब हेलो वर्ड और 10 जो हमने वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करी है वो एक ही लाइन पे आ रही है। तो इसको दूसरी लाइन पे करने के लिए बहुत ही इजी सा टास्क है कि यहाँ पे हम लिख देंगे बैकस्लैश लगाएंगे और हम लिख देंगे n। तो अब ये दोनों डिफरेंट लाइंस पे शो होंगे हमारे पास। ये देखें हेलो वर्ड ऊपर आ रहा है और 10 नीचे आ रहा है। इसी तरह हम इसके लिए एंड लाइन भी यूज करते हैं। तो एंड लाइन के लिए हम ये ऑपरेटर लगाते हैं और आगे लिख देते हैं एंड लाइन, और इसी तरह इसके आगे भी ये ऑपरेटर लगाएंगे और लिख देंगे एंड लाइन। एक और बात जो C++ में, कि अगर हमने वेरिएबल का नेम स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो हम उसे स्मॉल में ही, हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे हमने स्मॉल n लिखा है और यहाँ पे हम कैपिटल N लगा दे, वो हमें सिंटैक्स एरर देगा। अगर हम ये नहीं लगाएंगे सेमीकोलन तब भी वो हमें सिंटैक्स एरर देगा। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमने जो चीज़ डिक्लेयर करनी है उसी चीज़ को सी आउट करवाना है, उसी चीज़ में सी एन करवाना है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यही नंबर मैं उसे वैल्यू नहीं देती, मैं कहती हूँ कि मैं उसकी वैल्यू रन टाइम पे यूज़र से लूँगी, तो मैं पहले एक मैसेज प्रिंट करवाऊँगी। ज़ाहिर है यूज़र को मैंने बताना भी तो है मुझे क्या चाहिए, तो मैं करवाऊँगी कि एंटर आ नंबर। अब ये एज इट इज स्ट्रिंग यूजर के पास जाएगी, जब वो स्क्रीन पे जाके शो होगी तो यूजर को पता होगा कि मुझे नंबर एंटर करना है। तो फिर मैं सी इन की कमांड यूज करूंगी। अब सी इन क्या करेगा कि जो नंबर जो मैंने वेरिएबल का नेम रखा होगा मैं वही नंबर वही वेरिएबल यूज करूंगी एज आ इनपुट, क्योंकि इसके अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है जो ये नंबर यूजर एंटर करेगा। तो मैंने सी इन नंबर करवा लिया। अब यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो मेरे मेमोरी में पड़े हुए इंटीजर डाटा टाइप के नम वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। तो जब वो इसको कर लेगा तो फिर मैं करवाऊंगी सी आउट, एक मैसेज प्रिंट करा लूंगी द नंबर इज, के मेरा नंबर ये है। फिर मैं बाहर आ जाऊंगी और यहाँ पे मैं लिख दूंगी नम एंड लाइन। अब देखिएगा आप समझ आएगी। हेलो वर्ड एंटर अ नंबर, फॉर एग्जांपल यूजर ने 12 एंटर किया तो उसने बोल दिया द नंबर इज 12। तो आपको इनपुट और आउटपुट की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।